नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए आज का एडिटोरियल एनालिसिस जो है शुरू करते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन और फुल न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है उसको शुरू करते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे 8 तारीख से हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है डिस्कशन का, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत सारे इनिशिएटिव जो थे हमने यहाँ पर शुरू किए थे, जिसके तहत वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे। इसके अलावा एक मैप या यूटी का कोई आपको नक्शा मिलेगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जिस हिसाब से कमेंट्स आने चाहिए थे उस हिसाब से आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आप अगर ये लेक्चर देखते हो तो ये पूरा का पूरा लेक्चर में जितना न्यूज़पेपर होता है उसका सारा निचोड़ इसमें होता है। और जो भी आप अलग अलग सोर्सेज से अगर आप कोशिश करते हो किसी भी लेक्चर को सुनने की, तो वो इसी में से तोड़ तोड़ कर जो है अलग अलग लेक्चर बनते हैं। तो आप कोशिश करो सुबह सुबह 9 सवा 9 के बीच में ये आपको लेक्चर मिल जाया करेगा, और आप कोशिश करो 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट इसको डिवोट करो और अच्छे से सुनो लेक्चर को। और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर, और उसी की तरह बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। कोड, एडिटोरियल डिस्कशन, स्पीकिंग ट्री, और इसके बाद जितने पेजेस आते हैं, और आखिर में जो 3 हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं, एक शीशे के सामने, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और नक्शे को पहचानो। और जिन जिन बच्चों ने वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी शुरू की है शीशे के सामने, तो वो मुझे आज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोट से। तो कोट में बात कर रहे हैं, यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट योर सेल्फ बी डिफीटेड। सो कहने का मतलब है, ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी किसी भी तरीके का गोल अगर अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो गोल हम अचीव कर पाते हैं। बहुत सारी डिफीट्स भी होती हैं, बहुत सारी हार का सामना करना पड़ता है। क्या पता कितनी बार पेपर दिया है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अपने आप को जो है ना डिफीटेड नहीं मानना है। लड़ते रहना है जब तक आखिरी सांस तक आपके अंदर सांस चल रहा है, आपने लड़ते रहना है। जब अगर आपका मन हार स्वीकार कर लेगा तब आप हार जाओगे। तो आपने अपनी हार जो है इसको स्वीकार नहीं करना है। कहने का मतलब है, अगर एक बार हार हुई है, दूसरी बार फिर दोबारा काम पे लग जाना है। मन को हारने नहीं देना है। ये सबसे बड़ी बात होती है ज़िंदगी की। जो एक जज्बा होता है ना, उसको ऐसा ही जज्बा रखना है कि मैंने एक ना एक दिन जो है जीत जाना है, मुझे जो है आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं पहले एडिटोरियल की। तो पहले एडिटोरियल में बात की गई है कि जिन लोगों ने पैंडेमिक के समय बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, ओके, अपनी जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से निभाया है, आगे बढ़कर काम किया है, तो इन सभी पर्सनैलिटीज़ को अभी अवार्ड दिए गए हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड, ओके, फॉर कॉर्पोरेट एक्सेलेंस। तो इस कैटेगरी के तहत अवार्ड्स बांटे गए हैं। तो किन किन को अवार्ड्स मिले हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर इन अवार्ड्स को देने का मतलब यही है कि एक तरीके से आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ओके, और जो चीज़ें, जो ज़रूरतें कंज्यूमर्स की हैं वो उनको पूरा कर रहे हैं, ओके, एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और कंपटीशन जो है ना उसमें आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जितनी यहाँ पर टोटल कैटेगरीज थी, तो उसमें से टोटल 9 कैटेगरीज थी, उसमें से जो 5 कैटेगरीज हैं वो निकल कर आती हैं फाइनेंस के फील्ड से, जिनको अवार्ड मिला है। सबसे पहली बात कर रहे हैं कंपनी ऑफ द ईयर, ओके, HDFC। इसके अलावा एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ICICI लोम्बार्ड, लाइफ टाइम अचीवर आदित्यपुरी ऑफ HDFC बैंक, ग्लोबल इंडियन पीयूष गुप्ता ऑफ DBS बैंक, ओके। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके तहत अलग अलग अदारों को, जहाँ अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड दिए गए हैं। और आखिर में जो 5वीं कैटेगरी है फाइनेंस में, वो है बिजनेस रिफॉर्म। तो इसमें जो अवार्ड मिला है वो मिला है शक्ति कांता दास, RBI गवर्नर। इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस रिफॉर्मर जो अवार्ड मिला है इस साल का इकोनॉमिक टाइम्स का, वो RBI के गवर्नर को मिला है, जिनका नाम है शक्ति कांता दास। इसके अलावा और 2 अवार्डीज़ हैं जो सर्विस सेक्टर से निकल कर आते हैं। तो सर्विस सेक्टर में से जो सबसे पहला अवार्ड मिला है वो है TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो वो कॉर्पोरेट सिटीजन के तौर पर जो है इनको इस कैटेगरी के तहत अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दूसरा जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल लीडर्स,
यहाँ पर 2 लेडीज़ हैं, एक प्रीथा रेड्डी, दूसरा सुनीता रेड्डी। तो इनको एज ए बिजनेस वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा और जो बात कर रहे हैं, 2 पुरस्कार विजेता ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड से निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला जो अवार्ड है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ये मिला है पवन मुंजाल को, ओके, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ पर इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प वही है जो हीरो के बाइक्स बनाती हैं। पहले ही हीरो होंडा इकट्ठा था, इनका 25 साल का करार था, ओके। 25 साल के बाद होंडा अलग हो गया, हीरो अलग से अपने बाइक्स जो है बनाकर बेचता है। तो हीरो मोटोकॉर्प नाम है उसकी कंपनी का। और मुंजाल फैमिली जो है, इनकी जो है वो जो मलकियत है इनके पास है, मुंजाल फैमिली के पास। तो इनकी शुरुआत जो हुई थी हीरो मोटोकॉर्प की, ये साइकिल से शुरू हुई थी, जो साइकिल वैली है इंडिया की। तो इंडिया की साइकिल वैली कौन सी है, कौन से शहर में है, वह लुधियाना में। तो वहाँ से ये शुरुआत उन्होंने की थी, फिर धीरे धीरे बाइक पर ये गए थे। और दूसरा जो अवार्ड मिला है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूना वालों को, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बात कर रहे हैं कि इस बात का वर्णन करना बहुत आसान है कि जो सर्विस सेक्टर है, इनकी जो प्रधानता है, जो प्रमुखता है, जो बाकी और कंपनीज हैं, ओके, बाकी जो अलग अलग सेक्टर से कंपनीज उनके मुकाबले काफ़ी बेस्ट देखी गई है पैंडेमिक के दौरान। क्योंकि अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंसेप्ट चल रहा है कि घर से ही काम करवाओ, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी चीज़ की करनी है तो कंपनी में, प्लांट में जाना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, असेंबलिंग करनी ही पड़ेगी, फिर जाकर जो है कोई गाड़ी, कोई बाइक जो है बनकर मार्केट में पहुंचेगी। तो ये इनके लिए जो है इनेबिलिटी है, नहीं कर सकते, ओके। तो अगर दूसरी ओर बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में मोस्टली ज़्यादातर जो सेक्टर्स निकल कर आते हैं, तो उसमें आप वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट लगाते हो, तो वो उससे फ़ायदा रहता है पैंडेमिक से। पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में अगर फंस गया बंदा, तो वहाँ पर अगर WFH का कंसेप्ट चलता है तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि अभी जो है ज़्यादा जो प्रधानता है, जो ज़्यादा प्रमुखता जो है सर्विस सेक्टर फर्म्स की निकल कर आ रही है। अगर कॉरपोरेट इंडिया की अगर बात करें, जो इंडिया को लीड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो यहाँ पर उसमें इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की। तो हीरो मोटोकॉर्प जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि इनका 25 साल का करार था, जापानीज़ कंपनी थी होंडा। तो अभी 7 साल पहले ये उस करार से एग्जिट हुए, बाहर हुए। तो अभी भी इस एग्जिट होने के बाद भी इन्होंने पैंडेमिक में ही अपनी 100 मिलियन बाइक जो है उसको बेचा है, ओके। तो इससे आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की, वो भी सही तरीके से ही काम कर रही है, जिस हिसाब से करना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं आधार पूना वाला। तो इन्होंने भी एक बोल्ड बेट लगाया था कि कोविड वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो वो जो है इंडिया में करेंगे। तो इसका जो लाइसेंस था ये इन्होंने लिया एस्ट्राजेनेका से। और अगर यहाँ पर बात करें जो भारत बायोटेक की अगर बात करें, तो इन्होंने भी अगर समय पर अपना जो वैक्सीन ट्रायल था कंप्लीट कर लिया होता, तो हो सकता कि जो इकोनॉमिक टाइम अवार्ड है तो उनको भी उस लिस्ट में जो था शामिल किया जा सकता, हो सकता है वो भी क्वालिफाई करते हैं इस अवार्ड के लिए। तो यहाँ पर भारत बायोटेक की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आई है, जितने भी अवार्डीज हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड मिले हैं, वो सभी साइज और स्केल के हिसाब से ग्लोबली काम कर रहे हैं। इनकी जो पहुँच है पूरे ग्लोब तक है, ओके। अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बाइक की बात करूँ, सिर्फ इंडिया में वो उसकी सेल नहीं होती, बाहर के मुल्कों में भी होती है। तो इसी तरह जो हमारी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, वो पूरे जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ तक उनका एक्सपोर्ट होगा आने वाले समय में। तो जिन जिन को भी अवार्ड्स मिले हैं, जिन जिन भी कैटेगरीज में मिले हैं, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है अपनी पैठ रखते हैं, अपना स्केल उन्होंने बढ़ाया हुआ है, सेल इस हिसाब से चल रही हुई है। तो वो जो उनका कैपिटल है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, उसमें भी कोलैबोरेट होकर काम करते हैं। तो ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो इमर्जिंग मार्केट के जो चैंपियंस हैं वो ग्लोबल लेवल का सोचकर ही आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नया स्टार्टअप अगर स्टार्ट हुआ है ना, वो स्टार्टअप की जो फ्यूचर विजन है वो यही है कि मैंने पूरी ग्लोबल मार्केट तक मैंने अपनी अप्रोच रखनी है। अगर कोई छोटा सा स्टार्टअप भी भारत में स्टार्ट होता है तो शायद इसीलिए यहाँ पर जो जूरी थी जिन्होंने यहाँ पर चोन की कि किन किन को अवार्ड मिला, तो उन्होंने शायद इस हिसाब से सोचा होगा, तो उस हिसाब से उनको अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं टेक नेचर फॉर ग्रांटेड एट योर ऑन पेरिल। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर कर रहे हैं
कि अपनी नेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको किसी न किसी तरीके से संभालने की कोशिश करो, नहीं तो संकट जो है वो तुम ही पर आएगा। तो फिर जब संकट आ जाएगा तो फिर उससे निपटना कैसे है, फिर उसके लिए फिर सोच में दुनिया पड़ जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज की बातें हैं। अगर ये रहेगा सही, पृथ्वी सही रहेगी, तभी तो इंसान सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि कारण ढूंढे कि किस वजह के कारण जो है फ्लैश फ्लड्स जो है इस चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर देखने को मिले हैं। जो कि संडे को ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। 25 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और अभी भी 200 से ज़्यादा जो मिसिंग है। तो इससे एक तरह की वार्निंग है हमारे सामने कि जो जिस तरीके से जो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो चुकी है, ओके, स्टेडी वार्मिंग वाली जो कंडीशन है वो हमारे सामने जो है पैदा होनी शुरू हो चुकी है। और यही जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करी जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लड हमें उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। तो इसमें क्या है, स्टेडी वार्मिंग क्या चीज़ है, तो इसको आगे बात कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं तो वही जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और पिघल के जो है एक तरह की लेक्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो वाटर बॉडीज़ के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या, अगर कोई पत्थर आ गया, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनमें जो वो फंस कर रह जाते हैं। ओके, ग्लेशियर पिघल गया, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, उनके बीच में फंस गया तो एक लेक जैसी बन गई। तो फिर क्या होता है जब हम वहाँ जाकर उन पत्थरों को हटाते हैं, तो अभी ये पत्थर क्यों हटाए गए, अभी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो क्या नाम था उस प्रोजेक्ट का और किस पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के काम के अंतर्गत ही हमने वो वहाँ पर जो है उस सामान को, पत्थरों को तोड़ा, हटाया। फिर वही जो ग्लेशियर, जो प्रो ग्लेशियर थे, जो बर्फ़ से पिघल कर बने हुए थे, उनका फ्लैश फ्लड आ गया उत्तराखंड में। और अगर फ्लैश फ्लड कोई भी आता है तो एक तरह का रिमाइंडर होता है पूरे वर्ल्ड के लिए कि ग्लेशियर की क्या हालत हो चुकी है। ग्लेशियर्स पिघल कर एक जगह पर मेल्ट होकर यहाँ पर काफ़ी समय से पड़े हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में हो रही होगी। तो एक तरह का मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड के लिए आ गया है कि क्लाइमेट चेंज है ना, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। अगर ग्रोथ करनी है किसी इकोनॉमी की तो इस वजह से नहीं करनी है कि ग्रोथ तो कर ले लेकिन क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा दे। तो ये चीज़ें हमें अभी सोच कर चलनी होगी। और आगे बात कर रहे हैं कि जो भी डायरेक्ट लिंक थे, जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कोई पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया, कोई रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया, तो ये अभी और सख्त हो जाएगी ये लिंक जो है। तो अभी हमें कोशिश करनी है कि बहुत सारे डिकेड से यहाँ पर हिमालय का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो उसके ऊपर अभी हमें फोकस करना होगा कि अगर हम कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो इसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे प्रोजेक्ट से, तो उसको कैसे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो उसके भी एफर्ट्स जो है हमें करने होंगे साथ ही साथ, अगर कोई प्रोजेक्ट का काम उधर चल रहा है तो। और आगे बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे भारत की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ह्यूमन हैबिटेट्स हैं तो वहाँ पर भी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, डेवलपमेंटल जो डेफिसिट्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जो भारत है उसको अपनी इकॉनमी को इस तरीके से ग्रो करना है कि जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़े। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसी अप्रोच हमने अपनानी है कि जिस तरीके के भी हम डेवलपमेंट करेंगे भारत में, हम इकोनॉमी, जो हमारी नेचर है ना, उसको जो है हम संरक्षण करके चलेंगे। ओके, उसको भी सेव करके चलेंगे। तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू रखेगी। हाँ भी, अगर कोई काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है ना नेचर की, उसको मेंटेन करके चलना है। तो ये चीज़ें हमें फोकस करनी होगी। तो इसके लिए क्या बात कर रहे हैं कि हमें नेचर को एज ए एसेट मानकर चलना होगा। जैसे कोई भी एसेट हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अगर कोई हाईवे का प्रोजेक्ट बन गया, तो वो हमारा एक एसेट है। तो अगर वो एसेट है ना, तो वैसे ही नेचर भी हमारा एक एसेट है, उसको भी डैमेज नहीं करना है। तो इस तरीके से अप्रोच लगाकर चलनी है हमें। तो अगर कोई भी हम कोई बड़ा कैपिटल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि भारत की इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, क्योंकि भारत की जो दौलत है उसमें वृद्धि होती है। तो उसी तरीके से अगर नेचर का डिस्ट्रक्शन होता है तो इसी हिसाब से हम जो है, हमारी जो खजाना है उसका लॉस भी होता है साथ ही साथ।
अगर इसको एसेट मान के चलेंगे। तो इसको अगर भारत सरकार की अप्रोच देखें तो भारत सरकार काफ़ी इनिशिएटिव्स ले चुकी है कि अलग अलग तरीके में, अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं, 2022 तक 175 गीगावाट तक का टारगेट है कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेस है वहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ग्रीन इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम कोई भी मेन स्ट्रीम की यहाँ पर प्लानिंग करते हैं ना, तो उस समय ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि हमारा जो नेचर का एसेट है इसका जो है लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसको भी अपने प्लानिंग प्रोसेस में हमें जगह देनी होगी और उस हिसाब से अपनी जो है प्लानिंग तैयार करनी होगी। और भारत को भी अपनी इकोनॉमी को इस हिसाब से ग्रो करना है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बरकरार रहे, बैलेंस रहे, रिसोर्स एफिशिएंसी जो है वो भी बरकरार रहे, कि इतना भी हमें धरती से नहीं ले लेना है कि बाद में जो फ्यूचर की पीढ़ी आएगी उसके सामने कुछ बचे ही ना। जैसे अगर वाटर की कैटेगरी की बात करें तो जिस हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों में सिचुएशन बन चुकी है ना, तो आने वाले समय में ये वाटर एफिशिएंसी वाला भी जो है मुद्दा काफ़ी बढ़ने वाला है। तो इसके ऊपर अब हमें अभी से फोकस करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर फोकस करना होगा, जो वेस्टेज है वाटर की उसको भी हमें संभालना होगा। इसके अलावा जो वेस्ट है ओके, तो उसको भी हमें रिड्यूस करना होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, कि बहुत सारे यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर जो बाहर से हमें इन्वेस्ट करते हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी यहाँ पर संरक्षित रहते हैं, अपने माइंड सेटअप इस तरीके से तैयार करके रखते हैं। इसके अलावा भी जो है ना, अगर धरती सही नहीं रहेगी तो प्राणी भी सही नहीं रहेगा। अगर कोविड-19 जैसी बीमारी देख लो, ये हमारा ही रहन सहन था, ये लोगों का ही लिविंग स्टैंडर्ड था जिसकी वजह से ये इतनी भयानक बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो नेचर को हमें मेंटेन करने के लिए सिखाती हैं, हमें करना है और आगे बढ़ना है। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें बात की गई कि कैसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसको कैसे हमने कंजर्व करके चलना है आने वाले समय में। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली बात की गई है कि कैसे जो आने वाला ज़माना है ओके, डिजिटली जो है काम होगा और वहाँ पर जो डाटा है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है, डाटा शेयरिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी झलक यहाँ पर इस आर्टिकल में दी गई है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ नोट्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं इस आर्टिकल के, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर में जाकर उसको पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पहले यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर सोल्यूशंस भी हैं को जो डिजिटल हम आने वाले ज़माना डिजिटल होगा उसके क्या सोल्यूशंस है उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो रास्ता है जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी हैंडल की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, तो उसमें जो है ना बदलाव आपको देखने को मिलेगा ओके फ्यूचर में। क्यों बदलाव देखने को मिलेगा? ड्यू टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आने वाला ज़माना जो है सब कुछ डिजिटल होगा, पेमेंट से लेकर और भी बहुत चीज़ें हैं जो डिजिटल इम्पैक्ट के अंदर आ जाएंगी। तो इसके लिए आगे बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में देयर वुड बी ओनली वन पॉलिसी फॉर फिजिकल वर्ल्ड एंड अनदर फॉर डिजिटल वन इन्वॉल्विंग मैटर्स लाइक डाटा शेयरिंग, डिजिटल करेंसी एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो एक पॉलिसी जो है फिजिकल वर्ल्ड को यहाँ पर ट्रीट करेगी और दूसरी पॉलिसी जो है वो डिजिटल वर्ल्ड को यहाँ पर डील करेगी। तो डिजिटल वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? डाटा शेयरिंग, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल वर्ल्ड, ये सारा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इमेजिन करो एक देश है जो कि अगर उसने राइस एक्सपोर्ट करने हैं तो क्या वो कर पाएगा आने वाले समय में, अगर उसके पास सही डाटा ही नहीं होगा जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है उसके बारे में। उसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है वो भी बहुत सारे प्लान्स जो है इसी संदर्भ में जो है अनाउंस कर रहा है। तो अनाउंस कर चुका है कि माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट वो जल्दी से लेकर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें एग्रीकल्चरल साइंस की, तो उसमें भी जो है काफ़ी प्रोडक्टिविटी सर्च आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी है और नए जो है डिजिटल बिजनेस मॉडल भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं आने वाले ज़माने में लोग। तो इसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम की। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या चीज़ है कि जिसमें हम कोई भी फसल उगाएंगे, कोई प्लांट उगाएंगे, लेकिन मिट्टी की वहाँ पर जो है ना मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये ऐसी टेक्निक्स नहीं ईजाद की जा रही जिससे कि एक सोल्यूशन ही ऐसा बना लिया जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन के कंटेंट होंगे ओके और मिनरल्स के कंटेंट होंगे। तो उसी सोल्यूशन में उस पौधे को रखा जाएगा और पौधा जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा।
तो ये सिस्टम भी आजकल जो है लोग यूज़ करें, खासतौर पर जो जहाँ पर मच्छियाँ पालते हैं लोग, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई कंटेनर होते हैं तो वहाँ पर भी लोग कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्लांट जो है उसको उगाया जाए, तो वहाँ पर जो मच्छियों का वेस्ट होता है, ठीक है, वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे सोल्यूशन जो है आने वाले ज़माने में निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पानी के नीचे भी हम फार्मिंग करें। और आगे बात कर रहे हैं टेलीमेडिसिन की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसके रिलेटेड अगर हम कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं तो उसका भी बहुत फ़ायदा जो है आने वाले ज़माने में मिल सकता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो काफ़ी नई चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी आने वाले ज़माने में। सो टेलीमेडिसिन, भारत सरकार इसके लिए एक इनिशिएटिव भी चला रही है, जिसके तहत जैसे पैंडेमिक के दौरान अगर दवाई लेनी है तो आपको वहाँ पर एक टेलीमेडिसिन नाम का अभियान भारत सरकार ने चलाया था कि सस्ती और जल्दी दवाई जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके नज़दीकी। तो उसमें टेलीमेडिसिन में क्या था कि डायरेक्टली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके की ऐप थी, डॉक्टर और पेशेंट। ओके, एक पेशेंट के पास यहाँ पर रिकॉर्ड रहता था, एक रिकॉर्ड जो था डॉक्टर के पास रहता था, और जिस भी बीमारी के बारे में पूछना है, जहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको सीधे आपकी हेल्प करता था। इससे क्या होगा, आपकी जो केयर है वो जल्दी होगी। दूसरा जो है हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, वहाँ विजिट करना पड़ेगा, डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें के लिए जो आपका समय लगता है वो भी बचेगा और आपको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको घर बैठे ही डॉक्टर के जो है कंसल्टेशन मिल गई, जो वही कंसल्टेशन आपने हॉस्पिटल में जाकर लेनी थी। तो इससे केयर बढ़ेगी। ओके, और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस का यहाँ पर डर था कि कोरोना वायरस ना फैल जाए, तो इसकी वजह से भी ये टेलीमेडिसिन काफ़ी कारगर रही। घर पर ही बैठे लोगों ने अपने मोबाइल ऐप से जो था इसका इस्तेमाल करके अपना इसको फ़ायदा उठाने की इसका कोशिश की। इसके अलावा आगे बात करें जो रिमोटली एरियाज़ हैं, ओके, तो वहाँ पर भी काफ़ी टफ हो जाता है कि वहाँ से निकल कर किसी हॉस्पिटल में जाएं, तो वहाँ पर भी ये टेलीमेडिसिन ने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर रोल अदा करके दिखाया है। ओके, ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स हैं माइग्रेट करते हैं, उनको माइग्रेट करने से रोका है, तो अच्छा जो है एविडेंस बेस्ड जो है केयर देखने को मिली है टेलीमेडिसिन के रूप में। और इस आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, तो इन दोनों की ओर से अगर प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो एक अच्छा जो फाउंडेशन जो है ना रखा जा सकता है डिजिटल इनोवेशंस का। और आने वाले समय में अगर इनिशिएटिव लिए जाते हैं दोनों तरफ से, तो एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो फ़ायदा किसका होगा, फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स का। ओके, और जो कॉस्ट निकल कर आएगी, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है कंज्यूमर को, वो कम होगी और उसकी जो यूसेज है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा तभी मुमकिन होता है जब मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन हो। अगर आप किसी सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो उसकी एक पूरी मार्केट होनी चाहिए। जो बड़े शहर आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी मार्केट होती है। अगर एक सुनार की मार्केट है तो पूरे वहाँ पर आपको सुनारे ही मिलेंगे। तो वहाँ पर आप जिसके भी पास जाते हो, जहाँ पर आपको अच्छा क्वालिटी मिलती है, अच्छा दाम मिलता है, तो वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल कर आती है और कॉस्ट भी अच्छी लग जाती है। तो इसी तरीके से जो भी मार्केट बननी चाहिए फ्यूचर में, एक कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पूरा फोकस करना होगा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करे, बढ़ाए। जो पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर जिस तरीके की भी कॉम्पिटेंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है, भारत सरकार को यहाँ पर उसके लिए फंड देने चाहिए और इनोवेशन आउटपुट्स को बढ़ाना चाहिए और जो पब्लिक सर्विसेज है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस आर्टिकल को लिखा है ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पर एक लीडर है एबॉट लैबोरेटरीज के चिकागो यूएस में। ओके, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये थे हमारे अब तक के एडिटोरियल डिस्कशन। हमने 3 एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अभी थोड़ी सी झलक हम देंगे स्पीकिंग ट्री के ऊपर। तो वहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिएटिंग ए न्यू यू, आपको नया बनाना है, तो उसके तहत यहाँ पर थोड़ी सी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर का ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है कि जो बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होती है और जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होती है, उससे जो हमारा ब्रेन है उसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको मजबूती मिलती है और नए जो है फ्रेश ब्रेन सेल जो है जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स जो है जनरेट होते हैं। तो अच्छा कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स के बीच में और जो बाकी स्नैप्सेस हैं उनके बीच में बनता है। तो ये यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स का दावा है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो मुझे यहाँ पर एक हम
टर्म यूज करते हैं न्यूरोलॉजी, तो उसका क्या मतलब क्या होता है, उसके लिए अगर हम किसकी स्टडी करेंगे तो हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। उसके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अभी अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दें, आप ही का फायदा होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आगे बात कर रहे हैं कि 1990s की शुरुआत में यहाँ पर जेफरे स्कर्वर्स की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यहाँ पर इसका नाम ऐसे दिया हुआ है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो। तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ओके, तो वहाँ पर ये चीज़ देखी कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स थे, ओके, तो उनसे ये माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन थी बुद्धिस्ट की, ये करवाई गई और उनको यहाँ पर सिखाया गया, उनको यहाँ पर विटनेस उनका किया गया और देखा गया कि उनकी जो मेंटल स्टेट्स है उसमें किस तरीके से जो है बदलाव आ रहा है। ओके, इस चीज की अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की गई बिना उनके विचारों के अंतर्गत जाकर। ओके, सिर्फ उनको ऑब्जर्व किया गया। जैसे यहाँ पर मूवी वॉचर्स की एग्जांपल ली गई, उनका यहाँ पर मेंटल स्टेट जानने की कोशिश की गई, जो लोग यहाँ पर डिप्रेस हो चुके थे, जिनका माइंड डिप्रेस हो चुका था। और सक्सेसिव ट्रायल्स के बाद जो वॉलंटियर्स थे, ओके, तो उनको यहाँ पर सीखने को मिला जो यहाँ पर ऑब्सेसिव और डिप्रेसिव थॉट निकल कर आते हैं ना, वही किसी ना किसी तरीके के हमारे जो ब्रेन के अंदर जो थॉट्स जाते हैं वो खराबी करना शुरू कर देते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जब वही वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने जब नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर विटनेस करने की कोशिश की और उनको नहीं रिएक्ट किया, जब भी नेगेटिव थॉट आता है तो इंसान हमेशा रिएक्ट करना शुरू कर देता है उसी समय। तो इनको इस तरीके की प्रैक्टिस इनको करवाई गई कि इनके दिमाग में जो मिसफायर हो जाते हैं वो चीज़ें ना हो, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ये समझें और उसी रियलिटी के हिसाब से यहाँ पर रिस्पॉन्स करें। तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद नेगेटिव थॉट्स के ऊपर इन्होंने काबू करने की कोशिश की। ओके, कोई रिएक्शन होती है ना, इसके ऊपर इन्होंने काबू किया कि रिएक्शन नहीं करना। और बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे फिर उनके अंदर काफ़ी बढ़िया जो बदलाव था, इम्प्रूवमेंट था, वो भी देखने को मिला। तो ये था पूरा स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल, जिसमें जो मेडिटेशन है ना इसके ऊपर फोकस करने की बात की है। कहने का मतलब पूरी दिनचर्या में थोड़ा सा समय ऐसे रखो जो आप मेडिटेशन को दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समय ज़्यादा सूट करता है, जिस समय आप नेचर से सबसे बढ़िया घुल मिलने की आपके अंदर भावना पैदा होती है, तो फिर वही समय रखो अपनी मेडिटेशन का। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो फ्रंट पेज पे जो पहली न्यूज़ है वहाँ पर बात कर रहे हैं जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 15,000 से ऊपर चला गया है और काफ़ी बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये उछाल क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यूएस में जो फिस्कल स्टिमुलस का जो पैकेज था, जो बाइडेन ने बोला था कि मैं अपनी सत्ता में आने के बाद ये पैकेज अनाउंस करूंगा, दूंगा, तो उस पैकेज को पास कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा, ये कम से कम भी $1.2 ट्रिलियन का ये पैकेज है। ओके, तो काफ़ी बड़ा है और भारत की इकोनॉमी ही $3 ट्रिलियन की है। ओके, इसके आसपास की है। तो इतना बड़ा पैकेज है जो यूएस की गवर्नमेंट अपने लोगों को देने जा रही है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी में जो नुकसान हुआ था उसको वो रिवाइव कर सके। और जब उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो फिर उनकी अगर इकोनॉमी अच्छे से काम करना शुरू कर देती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होता है, पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी के चलते यहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पर ग्लोबल इक्विटीज़ में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से भारत में भी जो निफ्टी का जो अंक है वो काफ़ी उछाल उसमें भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। 15,000 के पार वो चला गया है। तो इसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जा रहा है। ओके, काफ़ी हर्डल्स जो है इसने पार करके जो है आगे बढ़ा है और इसको और आगे बढ़ने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है, मोमेंटम जो है इसका बरकरार रहेगा। इसके बारे में जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं। जिन को यहाँ पर गेन हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हिंडाल्को है। ओके, मुझे आप बताइए हिंडाल्को के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टाटा मोटर, श्री सीमेंट, JSW स्टील, तो इन सबको यहाँ पर फायदा देखने को मिला जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई है। और बाकी जो है लूजर्स भी हैं, ब्रिटानिया, HUL, कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, DVC लैब, बजाज फाइनेंस। इसके अलावा देखिए कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ इंडिसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो भारत के हैं दोनों। ओके, तो जापान का कौन सा है? जापान का है निकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। कोरिया की कौन से कोरिया का नाम है KOSPL। ओके, इसके अलावा हांगकांग की HSI, इसके अलावा चाइना की है शॉम्प, ओके, और सिंगापुर की है STI। ये अलग अलग इंडिसेस हैं पूरे वर्ल्ड के, जो अलग अलग जो बेहतर इकोनॉमीज हैं उनके इंडिसेस यहाँ पर शो किए हुए हैं। और जो दूसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, वहाँ पर बात कर रहे हैं ट्विटर की। तो
तो जो भारत सरकार है ना, वो ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर जो है अकाउंट्स के डिटेल्स भेजे हैं ट्विटर को, जो लग रहे हैं कि वो एंटी नेशनल हैं, कि भारत के खिलाफ गतिविधियां हैं। तो 31 जनवरी को पहली बार गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा था कि आप 257 जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कीजिए, जिनका जो हैशटैग है वो है मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड। ओके, इसको आप बंद कीजिए, ये देश के खिलाफ है। इसके अलावा 3 फरवरी को जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ओके, तो उन्होंने दोबारा एक वार्निंग नोटिस ट्विटर को सेंड किया कि पिनल एक्शन जो है वो आपके खिलाफ हो सकता है अगर आपने उन अकाउंट्स को अनब्लॉक किया। ओके, और अगर आप उनको अनब्लॉक करते हैं द नेम ऑफ फ्री स्पीच। ओके, इसके अलावा 4 फरवरी को गवर्नमेंट ने एक सेकंड रिक्वेस्ट भेजी कि आप 1178 जो अकाउंट है उनको ब्लॉक कीजिए, जो यहाँ पर खालिस्तान के बारे में यहाँ पर जिनको सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे थे, जो जिसको कहा गया कि पाकिस्तान जो है इसको बैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भारत सरकार ने भेजी हैं, लेकिन ट्विटर का कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं देखने को मिला है। ओके, तो अभी भारत सरकार जो है ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो क्या क्या ऑप्शन है भारत सरकार के पास? वो यहाँ पर FIR कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ, उनको इसको सस्पेंड कर सकती हैं अंडर IT एक्ट। ओके, तो एक लीगल एक्शन जो है आने वाले समय में फेस कर सकता है ट्विटर, अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है भारत सरकार यहाँ पर चाह रही है उस हिसाब से। तो काफ़ी रिक्वेस्ट जो है भारत सरकार अब तक कर चुकी है। यहाँ पर 1400 अकाउंट्स हैंडल ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल जो है भारत सरकार बोल चुकी है कि इनको आप डिलीट करो। ओके, जो कि यहाँ पर फार्म बिल्स के रिगार्डिंग जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो देश के खिलाफ इन्फॉर्मेशन है। और जो तीसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज से, वहाँ पर बात करें जो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके तहत पिछले 5 साल का एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड जो है देखने को मिला है। काफ़ी बढ़िया जो है दिसंबर क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। 1.42 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जो दिसंबर का क्वार्टर गुजरा है। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो इसमें यहाँ पर बात करें कि 5 ईयर हिट रिकॉर्ड यहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है दिसंबर के क्वार्टर में, जो कि 22.74% है, जो भी हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके हिसाब से। और ये सितंबर का जो हमारा क्वार्टर का रिजल्ट आया था उस समय ये 21.51% थी, तो अब ये ऊपर हो गई है, 22.74% इन्वेस्टमेंट जो है आई है भारत में। तो टोटल ये 1.42 लाख करोड़ बनती है, जितना डाटा अभी तक हमारे पास आया है। तो किसने इस डाटा को कंपाइल किया है? primeinfobase.com ने। तो वैल्यू के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर की ओनरशिप है वो भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखने को मिली है, 41.83 लाख करोड़ है दिसंबर 31 तक। ओके, 29% यहाँ पर ज़्यादा है। पहले 32.47 लाख करोड़ थी सितंबर 30 तक, जो हमारा ये सितंबर वाला क्वार्टर था। ओके, तो उससे काफ़ी बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। तो इसमें अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी उछाल मार रहे हैं। तो अगर उछाल मार रहे हैं, कहने का मतलब कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर का भरोसा जाग चुका है हमारी मार्केट के लिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है उसमें भी 25% की वृद्धि देखने को मिली है दिसंबर वाले क्वार्टर में, जो सितंबर वाला क्वार्टर है उसके मुकाबले में। तो जिन को ज़्यादा मुनाफा हुआ, जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहुंची है, तो सबसे पहले टॉप पर है HDFC बैंक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। ओके, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है। ओके, उसके बाद HDFC, फिर ICICI बैंक, फिर बजाज फाइनेंस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाई है। तो जो आगे न्यूज़ है ये भी फ्रंट पेज से है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है इन्होंने स्टे लगाया हुआ था, जो रिलायंस के साथ डील होनी थी अमेजोन की। ओके, तो उसके ऊपर जो स्टे था इसको हटा दिया है। तो एक रिलीफ जो है यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल होगा आने वाले समय में उसको यहाँ पर मिल चुका है। तो ये जो वर्डिक्ट दिया गया है ये सिंगल जज बेंच था जहाँ से ये ऑर्डर निकल कर आया है। और जो कंपनी का जो यहाँ पर डील होनी थी ये थी 24,713 करोड़ की। ओके, इसको यहाँ पर होल्ड पर लगाया होता, अब इसको अब ये स्टे हटा दिया है। तो यहाँ पर एक सेटबैक जो है ये अमेजोन के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो चाहते थे अमेजोन के जो मालिक थे, अमेजोन जो कंपनी थी, क्लेम कर रही थी कि जो पहला राइट होगा रिफ्यूज़ल का, अगर कोई भी प्लान सेल हम करते हैं तो उसका राइट अमेजोन के पास रहना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर जो है यहाँ पर इसके तहत सेटबैक मिला है अमेजोन को। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इस डील को अप्रूव कर दिया है, और जो सेबी है उन्होंने भी इसके लिए ग्रांट जो है यहाँ पर इसको ग्रांट कर दिया है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं जो इस डील के ऊपर सेबी ने लगाई हैं।
तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, सिंगल जज बेंच था जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। ओके, और यहाँ पर किसी तरीके का भी जो है इंटेंट टू साल्वेज जो है फ्यूचर रिटेल के हिसाब से जो है अमेजोन के पास नहीं रहेगा। ओके, और जो सीसीआई और सेबी जो है इसके ऊपर जो है पूरी निगरानी बनाकर चलेंगी। और जो अमेजोन की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर इसको जो मंडे का ऑर्डर जो आप निकाल रहे हो इसको 1 हफ्ते तक आप सस्पेंड कर दो, इसको भी ठुकरा दिया है हाई कोर्ट ने। और जो आगे न्यूज़ है ये भी फ्रंट पेज से ही है। तो आप देखिए एक ही पेज से कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई हैं जिससे आने वाले समय में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरा आपको फायदा होगा, आपकी माइंड में एक तरीके से ना बात बैठ जाएगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ही आपको आज के दिन ही और कल के दिन ही बहुत सारी जो है अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर कि व्हाट्सएप का ये स्टेटस हो गया, ओके, ये वर्डिक्ट आया और फलाना फलाना यह सिचुएशन कहाँ पर क्या हो गया, फार्मर्स का क्या यहाँ पर रिलेशन था, जो ट्विटर को बैन करने की बात करें। तो आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगी आने वाले 2-3 दिनों में। तो वही सब चीज़ें आपकी सब जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम 40 या 45 मिनट पे आपको कवर होकर मिल जाएंगी एक ही दिन में। तो आप फोकस करिए, इसको पूरा पढ़िए और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनके आंसर दीजिए। और 3 महीने हो चुके हैं तो व्हाट्सएप ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे का यहाँ पर एक वर्जन लॉन्च किया था, तो अभी वो सही तरीके से काम नहीं हो कर पाया क्योंकि अभी फुल यूटिलाइज नहीं हो पाया। तो व्हाट्सएप के यहाँ पर जो अंदर से बात निकल कर रही है वहाँ से ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर अभी जो व्हाट्सएप बहुत धीरे धीरे आगे ग्रो करेगा, इनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। ये यहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हम किसी जल्दी से काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी इसका यूज़ कम हो रहा है, इससे हमें कोई यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको और सिंपल करना चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर पेमेंट इंटरफेस हो वो इतना सिंपल हो कि आम लोग जो है इसको असेस कर पाए आसानी से, और जो डिफ़िकल्टी जो दूसरे ऐप्स में मिलती है वो चीज़ इनको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए वो अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो अभी अगर थोड़ा डाटा देख लो तो ये जनवरी, दिसंबर, नवंबर का डाटा है। ओके, तो व्हाट्सएप का आप लाइन देख लो, फ़ोन पे, गूगल, पेटीएम, अमेजोन, यूपीआई, तो हर जगह जो है ना ये मिलियंस में यूज़र्स की यहाँ पर गिनती बताई हुई है। तो व्हाट्सएप की जो है वो अभी 1 मिलियन तक भी नहीं पहुँची है। ओके, 0.56 में है अभी जनवरी तक। तो फ़ोन पे 968 मिलियन, गूगल 853 मिलियन, पेटीएम 281 मिलियन। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर काम चल रहा है। तो वैसे अगर जो रीज़न अगर हम देखें कि क्या रीज़न है कि इतना स्लो है, तो सबसे पहला रीज़न तो इनका ये निकल कर आता है कि कह रहे हैं कि स्मूथनेस ये यहाँ पर देना चाहते हैं कस्टमर्स को कि अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस वो फेस करें। इसके अलावा जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं ऑन बोर्ड, ठीक है, उसके हिसाब से भी। इसके अलावा जो मार्केट इनिशिएटिव्स वो भी इन्होंने बहुत कम लिए हैं, कोई खास एडवर्टाइजमेंट भी इन्होंने इसकी नहीं की है। और जो अनसर्टेनिटीज़ इनके सामने रही है रेगुलेटरी, ओके, जब सेबी इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि हाँ अगर आप कोई काम कर रहे हो फाइनेंस के रिगार्डिंग, यूपीआई के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी यहाँ पर कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है। इसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज इन्होंने शुरू कर दी थी प्राइवेसी को लेकर, तो इससे भी जो है व्हाट्सएप के प्रति लोगों ने रुझान कम दिखाया है कि पता नहीं कल को ये क्या कर देगा। ओके, तो अनफेवरेबल ग्लोबल एक्सपीरियंसेस इनको देखने को मिले, ये यहाँ पर 6 रीज़न बताए गए जिसकी वजह से ये स्लो काम कर रहा है। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया प्योर पॉलिटिक्स वाला। तो इसमें 2 न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली न्यूज़, प्रधानमंत्री जी ने कल राज्यसभा में बोला था कि जो फार्मर से अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, ओके, वो घर वापस जाएं। अगर बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बयान आया है, जो फार्मर्स यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत, उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो एमएसपी के बारे में यहाँ पर उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि एमएसपी नहीं है या है। ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2 राज्यों को जो है आप एमएसपी दे रहे हो, पंजाब और हरियाणा को। बाकी राज्य जो है ना वो भी उसी हिसाब से यहाँ पर इसके अधिकारी हैं, तो आप उनको भी एमएसपी आप दो। हमारी ये डिमांड है, आप अपने लॉ में इसको भी मैंडेटरी करो, जो आपने फार्म लॉ बनाए हैं कि एमएसपी जो है सबको मिलेगा, सभी राज्यों को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ये बात जो है सामने लेकर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो राजेंद्र सिंह है, वे भी कृति किसान यूनियन के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कुछ नया देखने को नहीं मिला है प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच है, ओके, और जो एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं वही पुरानी बात को यहाँ पर दोहराई जा रहे हैं। जो नई चीज़ है वो कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ ने अभी ही कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे ना, तो एक के बाद एक ट्वीट आया था। तो यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, लता मंगेशकर जी,
तो अब इनके ऊपर जो है प्रोब मतलब छानबीन होगी कि ये एक के बाद एक इकट्ठे ही ट्वीट क्यों आए हैं। क्योंकि जो फार्म लॉस के खिलाफ, जैसे एक पॉप स्टार थी रिहाना और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी ग्रेटा थर्नबर्ग, तो इनके द्वारा कुछ ट्वीट किए गए थे, तो इनके रिस्पॉन्स में इन सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किए थे। तो इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार अब प्रोब करेगी। जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, वो यहाँ पर जो स्टेट की इंटेलिजेंस है उसको लगाएंगे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई यहाँ पर अप्रोच तो नहीं थी, उनके द्वारा कहा गया हो कि आप जो है इसके फार्म लॉस के खिलाफ ट्वीट कीजिए। और जो आगे वाला पेज है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड कैरियर्स। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो डाटा आया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा था उसके बारे में, तो अभी फरवरी 20 तक जो पहला डोज है ना कोविड-19 वैक्सीन का, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने देनी, तो वो पहला डोज कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे राज्यों में जो है यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली, कहीं पर ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है, कहीं पर अभी कम हुई है। और ओवरऑल अगर हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो अभी 8 तारीख तक जो थे 6 लाख से ज़्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स थे थोड़ी, उनको यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो वो भी अभी सिर्फ आधी आबादी ही उनकी वैक्सीनेट हुई है, सिर्फ 5.41 मिलियन जिनको अभी तक के लिए वैक्सीनेट किया गया है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं जो की इश्यूज निकल कर आए हैं वो यही है कि जो जितने पैमाने पर कवरेज होनी चाहिए थी हेल्थ केयर वर्कर्स की, अभी वो बहुत कम है। इसके अलावा जो वैक्सीन यहाँ पर सजेस्ट की गई थी उसमें भी अभी हेजिटेंसी है लोगों में कि हाँ ये काम करेगी या नहीं करेगी, हेजिटेट कर रहे हैं लोग। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट रैंप अप जो है वो यहाँ पर नहीं है डेली नंबर्स में, मतलब कि बढ़ोतरी जैसे होनी चाहिए ना वो नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, कभी थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से काम चल रहा है। चौथी बात कर रहे हैं कि अभी हमें जल्दी से जल्दी जो है केसेस को वैक्सीनेट करना है ताकि जो कोरोना वायरस की बीमारी है इसके केसेस कम से कम निकल कर आएँ। और इसके अलावा जो टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जिनको जहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर किया गया है, सबसे टॉप पर बिहार है, फिर त्रिपुरा है, एमपी है, उत्तराखंड है, फिर ओडिशा है। और जहाँ पर सबसे कम यहाँ पर कवरेज है, सबसे पहले नंबर पुडुचेरी है, फिर मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और फिर तमिलनाडु है। और इसके अलावा आगे बात करें जो माइलस्टोन यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं कि जनवरी 16 से हमने यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी 2 फरवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और अभी धीरे धीरे अलग अलग राउंड्स में जो है 25 फरवरी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट की जाए। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है यहाँ पर 6 मार्च तक उनकी वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाए। जो सेकंड डोज जो है वो 13 फरवरी से स्टार्ट होगा ओके आने वाले समय में। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो वैक्सीनेशन का, किस हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रबंध चल रहा है पूरे देश में। और नेक्स्ट जो पेज है वो है ईटी मार्केट्स का। तो इसमें बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बात करें कि कौन कौन सी यहाँ पर मार्केट्स है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज जैसे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पर 4 कंपनीज ऐसी सजेस्ट की गई हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर 3 साल का रिटर्न देखोगे इन्वेस्को इंडिया में तो 9% के आसपास है, 5 साल का 14.98% के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास है। और इनकी जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो एल&टी, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हनीवेल, ऑटोमेशन, पेट्रोनेट। तो ये पूरा का पूरा आप डाटा दे सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको एक पहली कंपनी का ओवरव्यू दे दिया है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है सबसे पहले ये चीज़ जरूर देखनी होती है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है और दूसरा उसके टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी है। अगर वो भी अच्छी खासी कंपनी उसका शेयर होल्ड कर रही है तो आपको वहाँ पर पैसा लगाने का फ़ायदा होगा। तो जो नेक्स्ट पेज है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। तो वहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरग्लोब। सो इंटरग्लोब क्या है? इंटरग्लोब एविएशन ये कंपनी है। सो ये कौन सी कंपनी है? जो इंडिगो एयरलाइंस को ऑपरेट करती है। तो इंडिगो एयरलाइन अभी तक भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ओके, लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी, जिसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहाज़ जो है हवा में उड़ान भरते हैं। तो यही एक कंपनी है जो थोड़ी बची कुची है, बाकी तो सभी अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और जैसे आपने जेट एयरवेज का नाम सुना होगा, उसके जहाज बैठ के किंगफिशर खत्म हो गई, एयर इंडिया भी बेच दी जाएगी। तो ये एक कंपनी है। तो इसका एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया है सेबी के साथ। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा एक रेगुलेटर है जो सिक्योरिटीज मार्केट में जो है जितनी भी तरह की वायलेशन होती है उसके रिगार्डिंग ये उसको सही करने की काम करता है कि वायलेशन आपने नहीं करनी है। तो इसी इंटरग्लोब एविएशन के द्वारा वायलेशन हो चुकी है। क्या वायलेशन हुई कि इन्होंने एक कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की थी जिसका इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया सेबी के सामने।
तो सेबी ये कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आपकी कंपनी रेगुलेशन के हिसाब से लिस्टेड है, तो जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को सही बरकरार रखने के लिए, अच्छा और बढ़िया करने के लिए जो है रेगुलेटर जो है उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से क्या चीज़ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है। तो इसके तहत इन्होंने ये चीज़ बताई नहीं, डिस्क्लोजर नहीं किया, तो इसके तहत शो कॉज नोटिस आ गया इनको। अब शो कॉज नोटिस का ये यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इसके जो यहाँ पर चीफ हैं और जो इसके को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका डिस्प्यूट का हल कीजिए, इसका वायलेशन को हम यहाँ पर जो भी वायलेशन हुई है, जो यहाँ पर और जो इनके फाउंडर हैं राहुल भाटिया, ओके, तो उनकी वजह से ये चीज़ हुई है। उन्होंने उनके जो राइट्स हैं उनको अनयूजली जो है यूज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई और इसका डिस्क्लोज जो है ये नहीं हो पाया। और आगे बात करें इकोनॉमी माइक्रो एंड मोर वाले पेज से, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो है PFRDA, जो हमारी यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पर कंसर्न जारी किया है कि जो स्टेट्स के द्वारा जो यहाँ पर एनपीएस हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें जो फंड दिया जाता है ना, उसमें अभी शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें फंड देती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कंसर्न उठाए हैं गवर्नमेंट के साथ कि इरेगुलर कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टेट्स के द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम में। तो इसके लिए यहाँ पर जितनी भी फर्दर इरेगुलरिटीज़ हैं, ओके, उनको हमने सही करना है। तो कौन सी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ आ गई हैं? सबसे पहला तो जो इनके सब्सक्राइबर हैं, उसमें यहाँ पर जो है जो कंट्रीब्यूशन दी जाती है उसमें डिडक्शन हो चुकी है। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर की कंट्रीब्यूशन फाइल्स हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो है इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये सब चीज़ें कौन कह रहा है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चीज़ बात यहाँ पर कह रहा है। पिछले साल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैग ने जो एनपीएस की परफॉर्मेंस का जो ऑडिट किया था, तो कैग का काम क्या है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका काम ही यह है कि जो पैसे का जहाँ पर भी ट्रांजैक्शन की होती है तो उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस चेक करता है। अगर राज्य सरकार के पास कोई पैसा गया है तो कहाँ पर लगाया है, अगर एनपीएस सिस्टम में कोई पैसा आ रहा है तो ये यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम इसका क्या परफॉर्मेंस इसकी यूज़ करेगा। तो यहाँ पर उसके बारे में जो थे काफ़ी जानकारी कैग ने भी दी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ पाई गई, ये जो कंट्रीब्यूशन थी गवर्नमेंट के द्वारा उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिला है। ओके, ये 3,573 करोड़ के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ इतनी कंट्रीब्यूशन देखने को मिली है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर शॉर्टफॉल है। जो कंसोलिडेटेड अमाउंट यहाँ पर थी वो थी 27,757 करोड़ रुपए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर जो 5G ट्रायल है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि 2 और 3 महीनों के अंदर अंदर 5G की जो ट्रायल है वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो ये जानकारी कौन दे रहा है? जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, तो इन्होंने ये चीज़ इन्फॉर्म की है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन IT उनको। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने ऑलरेडी 16 एप्लीकेशन जो है रिसीव कर चुके हैं वो 5G फील्ड ट्रायल्स के लिए। जो भी कंपनीज यहाँ पर ट्रायल देने के लिए यहाँ पर राजी हैं, तो उनको यहाँ पर जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर आगे मूव करवाया जाएगा। इसके अलावा जो इनकी जो रिपोर्ट है उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर कह रही है, नॉट विथस्टैंडिंग द सबमिशन ऑफ TSPs एंड द इंडस्ट्री बॉडी, इट्स ए रियली डिस्टर्बिंग टू नोट दैट 5G ट्रायल्स हैव नॉट येट बीन परमिटेड। तो इसके बारे में चिंता जताई है कमेटी ने कि अभी तक इसके ट्रायल क्यों नहीं हो पाए हैं, तो इसके ट्रायल जो है जल्दी से जल्दी हम खत्म करेंगे। तो ये वाली जो यहाँ पर न्यूज़ है डिसरप्शंस स्टार्टअप्स एंड टेक, तो यहाँ पर जो US कोर्ट है ना, इसने मदद मांगी है मद्रास हाई कोर्ट की। तो एक केस है जोहो फ्रेशवर्क केस, तो इसके रिगार्डिंग जो है हेल्प मांगी गई। क्या हेल्प मांगी गई है? US की कोर्ट चाहती है कि मद्रास हाई कोर्ट उनकी मदद करे इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए और जो एविडेंस बेस्ड कलेक्शन है वो करने के लिए। तो यहाँ पर एविडेंस बेस्ड कलेक्शन कहाँ से की जाएगी? जो एक्स फ्रेश वर्क का जो यहाँ पर एम्प्लॉय था उसके द्वारा। तो क्या मामला है? मामला यह है कि 2 कंपनीज हैं, एक है जोहो और दूसरी है फ्रेश वर्क। ओके, तो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर के इशू के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कोई इनका टसल था जिसके रिगार्डिंग केस फाइल किया गया जोहो की तरफ से। तो यहाँ पर उसी के बिहाफ पर US कोर्ट जो है यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन चाहती है मद्रास हाई कोर्ट से, और चाहती है कि एक फॉर्मर फ्रेश वर्क एम्प्लॉय थी जो कि चेन्नई बेस यहाँ पर कोई इनका एक जोहो था, ओके, जिसने यहाँ पर अक्यूज़ किया है कि उसी फ्रेश वर्क एम्प्लॉय ने क्या किया है, जोहो की जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, जो उनके ट्रेड सीक्रेट थे ना, उसको हेरा फेरी करके जो है उसको यहाँ पर अपने पास हासिल किया और उसका फ़ायदा किसको पहुँचाया है? फ्रेश वर्क वालों को।
तो इलीगल असेस किया है उनके डाटाबेस का। तो ये यहाँ पर जो था आरोप लगाया गया जोहो की तरफ से सीधा सीधा फ्रेशवर्क के ऊपर कि आप ही की जो एम्प्लॉय थी, फॉर्मर एम्प्लॉय थी, उसने गलत यूज़ किया है, जो उनका ट्रेड सीक्रेट था उसका जो है इलीगल असेस किया है। ओके, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो छवि है जोहो की वो ख़राब हुई है। इसके चलते वो जोहो वाले चाहते हैं कि अब हमें जो है हम इसका बदला चाहते हैं। तो जोहो ने फ्रेश कंप्लेंट जो है फाइल की थी नवंबर 2020 में फ्रेशवर्क के खिलाफ। ओके, और जिसमें उन्होंने ये बात की कि इंटेंशनली जो है उनके डाटाबेस को यूज़ किया गया है बिना उनकी ऑथराइजेशन के, और जो इन्फॉर्मेशन थी इन्होंने वहाँ से निकाली है। ओके, तो किसने निकाली है? फ्रेशवर्क का ये जो पुराना एम्प्लॉय था उसके द्वारा ये काम किया गया है। तो कौन सी डेट को ये एम्प्लॉय एक्चुअली सेपरेट हुआ है फ्रेशवर्क से, इसके बारे में भी अभी क्या बातें हैं ये नहीं बताएगी। तो अभी जो मद्रास हाई कोर्ट है इस फ्रेशवर्क जो एम्प्लॉय था उसका डाटा निकालेगी और उस डाटे को जो है प्रेजेंट करेगी यूएस हाई कोर्ट के पास। तो अभी बात आ गई शीशे के सामने। तो शीशे के सामने होके जब भी आप आज जाकर बोलोगे तो 3 वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करना है। सबसे पहला है लॉरेट, उसका मतलब है पुरस्कार विजेता। उसके बाद है प्रीपोंडरेंस, जिसका मतलब होता है प्रधानता या प्रमुखता। और तीसरा है मिस अप्रोप्रिएशन, जिसके बारे में हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, जिसका मतलब होता है हेरा फेरी करनी, जो अभी फ्रेशवर्क एम्प्लॉय ने की थी हेरा फेरी। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आपने कोशिश करनी है शीशे के सामने जाकर बोलना है, खुद से एक लाइन बनानी है जिसमें ये तीनों वर्ड आप जो उसमें डालोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे शीशे के सामने जाकर। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में जो आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है एक्टिविटी रेट। तो क्या होता है एक्टिविटी रेट? किसी भी कंट्री की जो लेबर फोर्स होती है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेट और पार्टिसिपेशन रेट। तो इसकी परसेंटेज किस हिसाब से निकलती है? जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री की, उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर एज ए लेबर फोर्स काम करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो उस हिसाब से हम इसका परसेंटेज बनाते हैं कि इतनी परसेंट जो पॉपुलेशन है इतना जो है एक्टिविटी रेट है किसी कंट्री का। ओके, तो ये जो रेट है ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, डिपेंड करता है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ओके, कितनी उनके पास जो है लेबर है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा स्कूल लिविंग एज क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है, एजुकेशन के हिसाब से क्या पॉपुलैरिटी, सोशल कस्टम्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं एक्टिविटी रेट के ऊपर। तो ये था पूरा का पूरा डाटा एक्टिविटी रेट के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। पार्टिसिपेशन रेट और एक्टिविटी रेट दोनों सेम ही बात है। तो ये है इस लेक्चर का एंड। तो नक्शे को पहचानो, इस जो स्टेट या यूटी है इसको आइडेंटिफाई करो। तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि शुरुआत हमने भारत से की है, तो भारत के राज्यों और यूटीज़ को ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो कल का आंसर था वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, वो जम्मू कश्मीर का मैप था। ये जो आज वाला है ये कौन सा स्टेट है या यूटी है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपका लेक्चर अच्छा लगा है। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।